नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। आज हमारे साथ हैं भाजपा के फायर ब्रांड विधायक श्री विरंची नारायण जी। विरंची जी, आमने सामने में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। और ये बहुत ही अच्छा मौका है आपसे मुलाकात करने का और हमारे दर्शकों को भी मुलाकात करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि इन दिनों आप झारखंड में बहुत ही आपका नाम चल रहा है, तो फेमस हो गए हैं आप। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे इस पे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर विरंची नारायण को ये राजनीति का रोग कैसे लगा? देखिए अमन जी, मैं तो आपने कहा कि आप बहुत फेमस हो गए हैं। मैं बहुत फेमस नहीं हूँ, लेकिन जो भी आज कुछ हूँ, मैं आम जनता का बहुत आभारी हूँ, मेरे दल का बहुत आभारी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया। आपने कहा कि राजनीति में रुचि कैसे हुई। ये बात 1987-88 की है, जब पंजाब बहुत परेशान था, कश्मीर कराह रहा था। दोनों ही प्रदेशों में आतंकवादी गतिविधियां सिर चढ़ के बोल रही थी। देश में कांग्रेस की सरकार थी और जब भी चाहे जम्मू कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद का खौफ था और पंजाब में खालिस्तानी जो आतंकवादी थे उनका खौफ था। तो एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता था उन दिनों कि इस प्रकार की कोई अगर गतिविधि होती है तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं, पाकिस्तानी जो दूतावास है वहाँ पे जाके विरोध करते हैं। तो मैं युवा था, मेरी आयु 17-18 साल थी, तो मुझे लगा यार ये लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं। कम से कम देश के दुश्मनों के लिए यदि कोई आवाज़ बुलंद करता है तो एक दल ऐसा है जो आवाज़ बुलंद करता है, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो स्वाभाविक रूप से मेरी खिंचाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुई और मैं 1988 में पार्टी का विधिवत रूप से कार्यकर्ता बन गया और फिर लगातार पार्टी का बहुत स्नेह रहा मुझे। पार्टी ने मुझ पर बहुत भरोसा किया और 2 बार मंडल में उपाध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे का। फिर जिलाध्यक्ष भी था एक बार बोकारो का। फिर प्रदेश में प्रवक्ता रहा मैं युवा मोर्चे का। मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा युवा मोर्चे का झारखंड का। झारखंड बनने के बाद पहला प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनने का सौभाग्य मिला। फिर बाद में रघुवर दास जी प्रदेश अध्यक्ष बने, मैं उनकी टीम में प्रदेश मंत्री था। फिर उसके बाद पीएन सिंह जी की टीम में मैं प्रदेश में प्रवक्ता था पार्टी का। बाद में फिर रघुवर दास जी अध्यक्ष बने, उनकी टीम में मैं फिर से प्रवक्ता बना। फिर बाद में आदरणीय रविंद्र राय जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो मैं उनकी टीम में पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष था। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे 14 में पहली बार बोकारो विधानसभा से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और बोकारो की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वहाँ बहुत बड़ी जीत दिलाई। मैं 73,000 वोटों से उस समय जीता। मैं नहीं जीता, पार्टी जीती। और वो जीत 73,000 की जीत बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट और लगभग 10-12 प्रदेशों की सबसे बड़ी जीत थी। तो इस प्रकार से मेरी राजनीतिक सांगठनिक फिर मेरी विधायी यात्रा शुरू हुई। फिर मैं 2019 में टिकट मिला। 2019 में फिर से बोकारो की जनता ने मुझे वो सौभाग्य दिया कि मैं बोकारो की जनता की सेवा कर सकूं, प्रदेश की सेवा कर सकूं। आपके बारे में हम इससे बात करेंगे कि कैसे हर जो सीनियर लीडर के आप भरोसेमंद रहे। शायद इसीलिए झारखंड, आपने जो नाम लिया, झारखंड में जितने भी संगठन के लोग थे जिन्होंने संगठन संभाला, उसको उन्होंने आपको अपनी टीम में रखा। तो ये विश्वास जो है कोई एक दिन में नहीं आता। एक बार आपके बारे में एक कहानी जो मैंने सुन रखी किसी सीनियर लीडर से कि कोई एक सीनियर लीडर जा रहे थे, धनबाद जा रहे थे और उनकी गाड़ी वहाँ रात में खराब हो रही थी। तो उसको वहाँ पे हुआ कि भाई कौन सा कार्यकर्ता ऐसा जिसको भेजा जाए, तो शायद आप थे वो। तो क्या वो मामला नहीं था? ये बहुत पहले की बात है और मैं समझता हूँ कि ये बात उससे भी पहले की है। ये बात 84-85 की है और तब मैं 15 साल का रहा हूँगा। और
रांची से डॉक्टर सूर्यमणि सिंह जी जी और प्रवीण सिंह जी उन दिनों भारतीय जनता पार्टी में थे, जी, बड़े नेता उस समय माने जाते थे। हालांकि बाद में उन्होंने दल किसी कारण से छोड़ा, फिर वापस भारतीय जनता पार्टी में आए। तो ये दोनों जा रहे थे, रात में गर्मी का दिन था और लगभग 9:30-10 बजे के आसपास की बात रही होगी, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। तो उन्होंने पता किया कि यहाँ बीजेपी का कौन है, तो लोगों ने बताया कि एक परिवार है यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है जन्म मोड़ में, तो वहाँ पे आप जाइए। तो फिर संजोग से मैंने ही दरवाज़ा खोला, तो फिर मैं जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आपका क्या नाम है? मैंने कहा मेरा नाम विरंची नारायण है, मैं हाफ पैंट पहनता था। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये परेशानी है, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं? मैंने कहा हाँ, मेरा परिवार बीजेपी से जुड़ा हुआ है। फिर कहा मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, आप थोड़ा मदद करिए। फिर मैं जाके और जो बन पड़ा, गैराज से मिस्त्री को उठवा के फिर मोटर पार्ट्स दुकान खुलवाया। तो ये 85 के आसपास की बात है ये। हाँ। और फिर मतलब अपने नेताओं के लिए हमेशा संकट मोचक आप साबित हुए। नहीं, एक देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं नहीं, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता चाहे किसी भी दल में वो हो, किसी दल से उसका जुड़ाव हो, स्वभावतः उसे सामाजिक प्राणी होना चाहिए। और वो चाहे किसी को भी परेशानी आए तो निश्चित रूप से उस परेशानी में एक बार खड़ा जरूर रहना चाहिए। और यह सोचकर नहीं कि इसका क्या फलाफल आएगा, यह सोचकर कि कभी मैं भी परेशानी में पड़ सकता हूँ तो मुझे भी कोई ना कोई मदद करेगा। तो इस भाव से, ये भाव हर राजनीतिक कार्यकर्ता को निश्चित रूप से अपने मन में रखना चाहिए। बिरंची जी, जो बोकारो जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वो केवल औद्योगिक राजधानी नहीं है, शैक्षणिक राजधानी भी झारखंड की मानी जाती है। जी जी। तो उनका एक साधारण परिवार का बच्चे थे, तो माँ बाप को इस बात का नहीं मलाल होता था कि ये पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा सामाजिक काम में लगा हुआ है, आगे क्या होगा? नहीं, मैं खुश नसीब हूँ जी कि मुझे मेरे परिवार का बहुत सहयोग मिला। और मेरी माताजी तो विशुद्ध रूप से गृहिणी हैं और उनको पॉलिटिक्स के संबंध में बहुत नहीं पता है, लेकिन मेरे पिताजी पॉलिटिकली बहुत जागरूक थे। और ये मेरी दूसरी पारी है, मैं कह सकता हूँ। मैं 1988 में जब पार्टी ज्वाइन किया, तो मैं 88 में ज्वाइन करने के बाद 92 तक मैं युवा मोर्चे का कार्यकर्ता रहा, 2 बार मंडल में उपाध्यक्ष था। उसके बाद पता नहीं, मुझे लगने लग गया कि ये राजनीति शायद हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। फिर मैं थोड़ा आगे की पढ़ाई करने दिल्ली चला गया। मैंने ग्रेजुएशन रांची से किया था। फिर बाद में मुझे लगा कि सिविल सर्विस करना चाहिए, तो मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली गया तो मैंने अटेम्प्ट भी लिए, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हो सका। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर की पढ़ाई हो रही थी। स्नातकोत्तर डिप्लोमा 2 साल का दे रहे थे वो लोग, तो रुचि थी, तो मैंने उसमें अप्लाई किया। 20 सीट थे, मेरा रिटर्न में हो गया। फिर ग्रुप डिस्कशन था, उसमें हो गया। फिर इंटरव्यू में हो गया। तो मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की। उसी दरमियान हमारी मुलाकात, उस समय राष्ट्रीय महामंत्री थे और तत्कालीन बिहार के प्रभारी थे श्रीमान के.एन. गोविंदाचार्य। तो मैं पत्रकारिता से जुड़ गया था। हिंदुस्तान अखबार में प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में काम कर रहा था। तो वहाँ से स्वभावतः भारतीय जनता पार्टी में जुड़ाव था। तो 11 शोक रोड, जो उस समय केंद्रीय कार्यालय हुआ करता था, आना जाना लगा रहा। तो वहीं पे उनसे मुलाकात हुई। फिर ओम सिंह जी वनांचल युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे, लोहरदगा वाले ओम सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे। एक बार उनसे ट्रेन में मुलाकात हो गई, बोकारो से वो भी जा रहे थे दिल्ली, मैं भी जा रहा था। तो वो लोग अलग राज्य की मांग को लेकर जंतर मंतर पर उनको धरना देना था। परिचय हो गया, मैं ओम सिंह जी को जानता था, ओम सिंह जी मुझे नहीं जानते थे। तो मैंने ओम सिंह जी को कहा कि दिल्ली में अगर मेरे लायक कोई बात होगी तो कहिएगा, मैं वहाँ पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा हूँ और अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। तो फिर उन्होंने मोबाइल का ज़माना तो था नहीं, मेरा पता मांगा। मैंने उनको पता दिया। और आपको बड़ा अजीब लगेगा कि बड़ा सीमित संसाधन में उस समय पार्टी के नेता और कार्यकर्ता काम करते थे। मैं वहाँ साउथ एवेन्यू में एक
सांसद के गैराज में रहता था। गैराज में रहता था, साउथ एवेन्यू में एक सांसद के गैराज में रहता था। तो ओम सिंह जी भी मेरे साथ उसी गैराज में रुके। अच्छा। जाकर, अब वो गैराज में रहता था, गैराज में कोई टॉयलेट नहीं, कोई बाथरूम नहीं, तो मैं सार्वजनिक स्थान पर शौच के लिए जाता था। वहाँ से बाल्टी से लगभग 100 मीटर पानी भर के लाता था और वहाँ पे गैराज में ही नहाता था। और ऐसे करके पत्रकारिता की पढ़ाई भी कर रहा था और हिंदुस्तान अखबार के लिए काम भी कर रहा था। तो इस प्रकार से वहीं पे फिर ओम सिंह जी ने माननीय बाबूलाल मरांडी जी से मेरी मुलाकात कराई। और बाबूलाल जी, आज मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी पार्टी के प्रदेश के आज अध्यक्ष हैं। और बाबूलाल जी से ओम सिंह जी ने मेरी मुलाकात करा के कहा कि ये विरंची नारायण जी हैं। मेरा कोई परिचय बाबूलाल जी से बिल्कुल नहीं था और ये बोकारो के रहने वाले हैं और यहाँ पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे नौजवान को राजनीति में आना चाहिए। तो ओम सिंह जी ने मुझे प्रेरित किया दोबारा आने के लिए। बाबूलाल मरांडी जी ने मुझे बड़ा स्नेह दिया, उन्होंने प्रेरित किया और कहा कि आओ जी, आ सकते हो। तो फिर वनांचल आंदोलन चल रहा था। मैंने पिताजी को लैंडलाइन से फ़ोन लगाया। मेरे पिताजी ने कहा कि तुमको तुम्हारी ज़िंदगी जीनी है, तुम सोचो तुमको क्या करना है। मैंने कहा ना कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। पिताजी ने कभी बाधा उत्पन्न नहीं किया। फिर मैंने उनको कहा कि ठीक है, फिर आप ये अपेक्षा मत करिएगा कि राजनीति में जाऊंगा तो पता नहीं कभी अवसर मिलेगा चुनाव लड़ने का, नहीं मिलेगा, फिर कोई पैसे मैं आपको दे पाऊंगा, इसकी अपेक्षा मत करिएगा। तो धन की अपेक्षा मत करिएगा। तो पिताजी ने मुझे साफ साफ कहा कि ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास इतना है कि तुमसे मुझे आवश्यकता नहीं है लेने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर मैंने अपनी सहमति जताई और माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने और ओम सिंह जी ने मुझे, मैं चूँकि पत्रकारिता का छात्र था, तो युवा मोर्चे में मुझे प्रदेश का प्रवक्ता बनाया और मेरी रीलॉन्चिंग हुई, आप कह सकते हैं। रीलॉन्चिंग प्रवक्ता। हाँ, उसके बाद फिर बड़े नेताओं का स्नेह सहयोग मिलता रहा। फिर बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बने, फिर बाद में अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बने, फिर रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने। फिर सब लोगों से संपर्क संबंध बने रहे और सबका स्नेह मिलता रहा। मेरा सौभाग्य है। ये आपने तो बताया कि आप राजनीति जो है वो 86 से लगभग आप राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करें, तो एक पीढ़ीगत बदलाव जो भाजपा में हुआ है उसके भी आप कहीं ना कहीं साक्षी रहे। निश्चित रूप से। तो क्या चेंजेस आपको नजर आता पहले की भाजपा और अभी जो भाजपा जिसको आप लोग लीड कर रहे हैं? देखिए, जब मैं 1986 की बात कह रहा हूँ कि मैं उस समय पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन कभी अगर वॉल पेंटिंग करने की ज़रूरत पड़ती थी तो चूँकि हमारे एक चाचा जी प्रखंड के कोषाध्यक्ष थे। अच्छा। तो हम लोग ब्रश लेके और जाके कमल फूल बना लिया करते थे। रामदास सिंह हमारे सांसद हुआ करते थे 84 में। वो चुनाव लड़े तो 84 में मैं कितना छोटा रहा हूँगा, सोचिए, मैं 15 साल का था और मैंने वॉल पेंटिंग किया उनके लिए कि रामदास सिंह जी को वोट दीजिए। हालांकि रामदास सिंह जी चुनाव हार गए 84 में, वो लहर था, हार गए। तो कई ऐसी बातें हैं। उस समय तो बड़ा सीमित संसाधन था, कुछ भी नहीं था। किसी के पास कोई, जो मैं तो कहता हूँ कि जब मेरे प्रदेश अध्यक्ष थे बाल मुकुंद सहाय जी युवा मोर्चे के, मैं उनके समय बोकारो का जिला अध्यक्ष था, तो कार्य समिति की बैठक दरी पर हुआ करती थी। आप यकीन मानिए कि हम लोग कार्य समिति की बैठक दरी पर किया करते थे। लेकिन अब बहुत चीज़ें बदल गई हैं और समय के साथ सोच बदली है, व्यवस्थाएं बदली हैं। उस समय हम लोग जो राजनीति करते थे तो लगता था कि कुछ करना है और एक मिशन के तहत हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। मुझे खुशी है कि जो हम लोग नारा लगाते थे कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वह सारे का सारा है, और धारा 370 समाप्त करने की हम लोग बात करते थे, अपने नेताओं से के श्रीमुख से सुनते थे और हमारे नेता भी कहते थे कि हमारी पूरी बहुमत की सरकार, जिस दिन हमारी सरकार केंद्र में बनेगी,
हम लोग धारा 370 समाप्त कर देंगे। तो उस समय तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी कभी सरकार बनेगी। ये तो बाद में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार प्रधानमंत्री बने, फिर बने पहले 13 दिन के लिए बने, फिर 13 महीने के लिए बने, फिर 4.5 साल के लिए बने। तो मैंने वो दौर भी देखा जब हम लोग हमेशा विपक्ष में थे, पटना जाया करते थे, रांची में मोराबादी में कार्यक्रम होता था, रैली में उसमें आया करते थे, पटना जाया करते थे, हटिया पटना ट्रेन में बड़ी संख्या में, और स्टेशन से उतर के पैदल ही गांधी मैदान चले जाते थे। कहाँ शौच करना है, कहाँ नहाना है, धोना है, क्या खाना है, कुछ पता नहीं रहता था। मैं आपको एक मजेदार तो सब वीआईपी व्यवस्था कार्यकर्ताओं के लिए भी हो रहा है। अब ये तो मैं इस पर ऐसा नहीं कहूँगा। देखिए समय बदला है, समय परिवर्तनशील भी है। मैं आपको एक बात बताऊं कि 1991 में एकता यात्रा था और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। एकता यात्रा में अब मैं उस समय मंडल का जरीडी का उपाध्यक्ष था। मैंने लगभग 50 अपने कार्यकर्ता मित्रों को तैयार किया कि हम लोगों को कश्मीर जाना है और लाल चौक पे तिरंगा फहराने जा रहे हैं जोशी जी, हम लोग को भी चलना चाहिए। मैंने कहा ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा तो विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रखर राष्ट्रवाद है उसने मुझे बहुत प्रेरित किया और 50 लोगों के साथ मैं तैयार हो गया जाने के लिए। अब जब कश्मीर जाना है तो उस समय फिर कुछ अड़चन आ गया कि भाई वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत हैं, ऐसे है वैसे है। मेरे परिवार के कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जाना है ऐसे, लेकिन मैं माना नहीं। और मैं आपको बताऊं कि मेरी माता जी ने, मैंने माता जी को कहा, पिताजी भी उस समय 2 मिनट के लिए डोल गए। हाँ। पिताजी को भी लगा कि कहाँ ये जा रहा है, वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ इतनी ज़्यादा है, खालिस्तानी आतंकवादी पंजाब से ट्रेन जाएगी, गोली चलाते हैं वो लोग, बम चलाते हैं वो लोग। पिताजी भी 2 मिनट के लिए, लेकिन मेरी माता जी ने मुझे बहुत उत्साहित किया। और मैं आपको बताऊं कि महिलाएं जो आंचल में रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया मोड़ के और बांधती हैं, मेरी माताजी ने जो पैसे जमा किए थे उस पैसे से 500 रुपया मुझे माताजी ने दिया निकाल के उस जमाने में कि तुम जा रहे हो, तेरे साथ और भी लोग हैं, सबका ध्यान रखना। और आज मैं अगर यहाँ हूँ तो उसमें पिताजी तो है ही हैं, मेरी माताजी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। एक कार्यकर्ता के रूप में भी बहुत संतोष का विषय है कि आप लोगों ने जिस चीज़ को लेकर आंदोलन किया उसको साकार होते हुए देख रहे हैं। पहले राम मंदिर का मुद्दा था वो सॉल्व हुआ, फिर 370 का मुद्दा सॉल्व हुआ, तो एक संतोष होता है। देखिए आपको बता रहा हूँ कि ये कभी नहीं हम लोगों ने सोचा था कि हमारी पूरी बहुमत की सरकार बनेगी, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। लेकिन पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो विकास के काम किए और बाद में 14 का वो दौर आया जब पूरे देश की निगाह गुजरात की तरफ गई और माननीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद फिजा ही बदल गई और 19 आते आते मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 5 अगस्त 2019 की वो तारीख आज भी मुझे याद है जब मैं पार्लियामेंट में मौजूद था। मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं संयोग से दिल्ली गया तो इतना प्रेस मीडिया के माध्यम से जरूर सुनने को मिल रहा था कि जरूर कुछ खास होने वाला है। तो मैं भी पास बनवाकर और चला गया दीर्घा में। तो हम लोग के लिए विशिष्ट दीर्घा होता है जो सांसद विधायक होते हैं। तो मैं दिन भर 5 अगस्त को विशिष्ट दीर्घा में बैठा रहा और जब बिल माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने लाया बिल तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप यकीन मानिए, लगने लगा, मैं बहुत भावुक हूँ कहते कहते कि जो नारा हम लोग लगाते थे अपनी आंखों के सामने पार्लियामेंट के अंदर वो साकार होते देख रहा हूँ। वैसे ही जितने भी इस प्रकार के मुद्दे थे, चाहे धारा 370 की बात हो या राम जन्मभूमि को मुक्त कराने की बात हो, भगवान राम का बहुत भव्य मंदिर बनाने की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी के रहते, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते, माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के रहते और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी के कुशल मार्गदर्शन में ये सारे काम हो रहे हैं और इस बात का संतोष हो रहा है।
कई राजनीतिक पंडित जो हैं वो आलोचना भी करते हैं झारखंड भाजपा के लोगों की कि भाई देखिए मोदी जी तो इतना शॉट मार रहे हैं, इतना छक्का मार रहे हैं, लेकिन वो जो पॉलिटिकल लाभ है झारखंड भाजपा को मिलनी चाहिए वो नहीं उठा पा रहे हैं। देखिए पहले सत्ता गंवा दिए और अभी हेमंत से कंपटीशन में थोड़ा कमजोर साबित हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इस बात का गर्व है कि 14 से लेकर 19 तक हमारी रघुवर दास जी की सरकार ने जितना काम किया वो एक इतिहास बन गया है। हाँ, ये सही है कि कई बार ऐसा होता है कि काम करने के बाद भी हम सरकार में वापस नहीं आ पाते। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड में जितना विकास का काम हुआ था उसके पहले किसी कांग्रेस की सरकार ने या किसी सरकार ने उतना विकास किया नहीं, लेकिन हम दोबारा सरकार में नहीं आ पाए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार नहीं बना पाए। इसका अर्थ ये नहीं था कि हमारी सरकार अच्छी नहीं थी, हमारी सरकार बहुत अच्छी थी। अटल जी की सरकार भी बहुत अच्छी थी, रघुवर दास जी की भी सरकार बहुत अच्छी थी, लेकिन हम लोग से जहाँ चूक हुई तो क्या वाजपेयी जी की सरकार में तो कहा जाता है कि वो मूड को भाप नहीं पाए। साइनिंग इंडिया का जो नारा था वो बहुत मजबूत। देखिए मैं इतने बड़े व्यक्तित्व नहीं, उनकी बात मैं नहीं कर, हम रघुवर दास जी पे आ रहे हैं, मैं वही आ रहा हूँ। तो क्या रघुवर दास जी को भी जो है उन्होंने जो काम किया उसका मैसेज नहीं गया, या संगठन लेवल पे कोई दिक्कत थी, या जो है वो लीडरशिप के स्तर पर? नहीं, मेरा ये मानना है कि मैं बीती ताही बिसारिये आधे के सुध लई, मुझे उन बातों पर नहीं जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है और माननीय बाबूलाल मरांडी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में बहुत तेज़ी से संगठन का भी बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है। हमारे संगठन मंत्री माननीय करमवीर सिंह जी हैं और ये दिन रात एक करके लगे हुए हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो। हमारे विधायक दल के नेता अमर बावरी बने हैं, नए बने हैं, लेकिन पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। तो सारे विधायक अभी आप विधानसभा में देख रहे हो, सब लोग, सारे लोग एक हैं। जब आपने जब ये जवाब दिया तब एक सवाल मेरे मन में भी आ गया कि आपके कुछ मित्र जिसमें मैं भी शामिल हूँ वो देख रहे थे कि अब बिरंची नारायण तो इतने समर्पित आदमी हैं, इतना हर पद पे उन्होंने काम किया, 2 बार से विधायक हैं, तो अब लीडरशिप इन्हीं के पास आएगा, लेकिन देख रहे हैं कि अब कई दावेदार आ गए हैं। देखिए मेरा मानना है कि पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है और मैं कहीं कभी भी दावेदार नहीं था। ये कुछ प्रिंट मीडिया में, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जरूर चल रहा है। आपके समर्थक तो आपको मानते हैं, आप नहीं मानेंगे, वही समर्थकों के बल पे तो आप विधायक बनते। नहीं, मैं उन समर्थकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, लेकिन आज हमारे नेता विधायक दल श्रीमान अमर बावरी जी हैं और अमर बावरी जी के साथ पूरी तरह से कदम मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते, समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते सिर्फ मैं नहीं, हमारे सारे विधायक एक सुर में एक ताल में चल रहे हैं और आपको इसका परिणाम 2024 में देखने को मिलेगा कि कैसे श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी। तो नेता कौन, अमर बावरी होंगे या बाबूलाल मरांडी होंगे? क्या मैसेज कुछ आप? देखिए मैं इस संदर्भ में, देखिए आज तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी हैं, हमारे संगठन मंत्री श्रीमान करमवीर सिंह जी हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान अमर बावरी जी हैं और हमारा निशान कमल निशान है। तो ये सारे लोग मिलके कैसे एक ऐसी सरकार, एक ऐसी निकम्मी सरकार, एक भ्रष्ट सरकार जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है, एक आंकड़े के हिसाब से पिछले 4 साल में जिसने 70,000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला किया, तो ऐसी सरकार से निपटने के लिए हमारे सारे नेता, हमारे सारे कार्यकर्ता एक सूत्र में बंधकर और 24 में यूपीए सरकार की झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी की बैंड बजाने के लिए तैयार बैठे। एक जो आपके समर्थक है भाजपा के, उनको लग रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार जा रही है, जिस तरह से उनके मैंने राज्य में कई अफसरों के खिलाफ जांच चल रहा है, या मुख्यमंत्री के सहयोगियों पे, या मुख्यमंत्री को बार बार सम्मन जा रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि हो सकता है सरकार चली जाए, लेकिन ये तो ज़्यादा मजबूत दिख रही है। आपके जैसे, आप मुख्य सचेतक हैं और आप ही को मार्शल आउट करवा दिया इन लोगों ने। देखिए कल की जो घटना है, कल की घटना बहुत मुझे लगता है कि झारखंड के इतिहास की एक अनोखी घटना है।
अरे इससे ज़्यादा भाई हम लोग तो बहुत हल्ला करते रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल हमने क्या किया, हमने कोई अपराध नहीं किया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को इस पर विचार करना चाहिए कि वो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, उन्हें कभी भी सरकार या मुख्यमंत्री के इशारे पर या निर्देश पर काम नहीं करना चाहिए। भाई मैं, भानु प्रताप शाही जी और जेपी पटेल जी, हम तीनों ने कार्यस्थगन लाया था। कार्यस्थगन वैधानिक है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने ही नियमन दिया कि शून्यकाल के पहले कार्यस्थगन पढ़ेंगे। तो हम तो यही कह रहे थे कि कार्यस्थगन पढ़ लीजिए, उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, हम विधायकों की बात सुनी नहीं, हम लोग वेल में चले गए। वेल में जाना भी असंवैधानिक नहीं है। कार्य संचालन जो नियमावली है झारखंड विधानसभा का, वो इस बात की इजाजत देता है कि आपकी बात अगर सुनी नहीं जा रही है तो लोकतांत्रिक तरीके से अब वेल में जाए, विरोध करें। तो जब हम वेल में गए तो सीधा अध्यक्ष जी ने कह दिया कि आपको विरंची नारायण जी और भानु प्रताप शाही जी को निलंबित किया जा रहा है। बाद में पता चला जेपी पटेल भी निलंबित हो गए, मार्शल आउट हो गए। चलिए, हमारा कार्यक्रम अब यही खत्म करने का समय आ गया है। आप हमारे स्टूडियो में और इतनी अच्छी बातचीत आपसे हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ आपका। ये थे विरंची नारायण जी। इन्होंने राजनीतिक, निजी और आने वाले राजनीति के बारे में बहुत ही बेबाक ढंग से हमसे बातचीत की और इससे आपको झारखंड की राजनीति की दशा और दिशा समझने में आसानी हुई होगी। अगले सप्ताह फिर किसी दूसरी शख्सियत के साथ हम बात करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। इसमें आप लोग